सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से एक टॉपिक लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर से, जो है क्वांटम नंबर एंड स्क्रॉडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो स्क्रॉडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल में हम लोग को यही नहीं समझ में आता कि ये क्या हाई कॉन्सेप्ट की चीज़ है। तो उतना ज़्यादा है भी नहीं हम लोगों में, और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूंगा। थोड़े बहुत उसमें ग्राफ्स हैं जिसमें कि लोगों को डाउट होते रहते हैं, तो उसको मैं एकदम ईजी तरीके से, एकदम आसानी से याद करा दूंगा। ठीक है, और क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगी, और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कौन सा क्वांटम नंबर किस सीक्वेंस में आया, ठीक है, तो उसके उस समय क्या क्या कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आपको समझाए गए हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया तो आपको रेडियस वगैरह समझाएगा कि रेडियस होगा, वेलोसिटी होगा, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, लेकिन वो तो एक्चुअल मॉडल नहीं है एटम का। तो सबसे टफ चीज़ जब मैं क्लास 11th में था तो मेरे लिए पता है क्या थी कि मतलब मुझे एटम का स्ट्रक्चर ही कई समय तक नहीं विजुअलाइज हुआ। कुछ लोग कहते थे कि रिवॉल्व करता है, फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट आया कि वो ऑर्बिटल में रहता है। हाँ, तो काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो एक तरीके से हम लोग उसको विजुअलाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कि एकदम अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि एटम को ना आज तक कोई देख पाया है ना कोई देख पाएगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, एटम को आज तक मतलब अच्छे से विजुअलाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे कैसे डिस्कवरी होती गई, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते गए, और जैसे कि इनिशियल्स में काफ़ी डाउट ऐसे होते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है तो KLMN क्या है, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 क्यों रखा गया है, M का वैल्यू 0 1 +1 +2 +3 -1 -2 -3 क्यों रखा गया है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने आज ब्लैंक पेज से शुरू किया है, कोई भी चीज़ पहले से लिखी हुई है नहीं है, तो हो सकता है लिखने में थोड़ा सा अपने को लेट हो, मतलब लेट क्या मतलब लिखने में थोड़ा सा हो सकता है वीडियो की लेंथ हो जाए, लेकिन जो भी होगा एकदम अच्छे से क्वांटम नंबर को समझेंगे। और मैंने सिर्फ इसी टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ भी कवर होते हैं, और फिजिक्स में भी वेट और फिजिक्स में भी आपका जो एटम चैप्टर है उसमें भी मॉडर्न फिजिक्स में ये काम आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम नंबर और स्क्रॉडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल। लास्ट में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है वो, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको 8 9 10 11 पार्ट हैं। ठीक है, तो वो उतना करने के बाद आप क्वांटम नंबर के कोई भी क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, और मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो भाई देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, और यही आपका KLMN है। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में जो चीज़ें पढ़ी थी, या फिर बहुत बेसिक में जब शुरुआत में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपने पढ़ा था कि K सेल होता है, L सेल होता है, M सेल होता है, N सेल होता है, KLMN, और K में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, L में 8 भरते हैं, M में 8 भरते हैं। ठीक है, N में 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उसी चीज़ को अब हम लोग हायर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग KLMN ना करके, क्योंकि सेल तो बहुत हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो KLMN की गिनती तो सीमित है। तो इसी को हम लोग आसान करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं सेल का। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ से यदि मैं लिखूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सेल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट सेल। ठीक है, सेल क्या क्या थी अपने पास भैया उस समय, तो शुरुआत में KLMN ऐसे हुई थी, OP डिस्कवरी होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जब क्वांटम नंबर के फॉर्म में इसी को हम लोग नंबरिंग किए, तो इसी को n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, मतलब कि कंफ्यूजन जो था KLMN और 1 2 3 में, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब जब ये बात आई
तो भाई यहाँ पे ये हो गया कि अपने पास एक न्यूक्लियस होता था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते थे, उसके बाहर एक सेल होता था, 2 सेल होता था, 3 सेल होता था। इसको हम लोगों ने शुरू में K बोला, L बोला, M बोला, चलो एक और ले लो, N बोला। बाद में हमने इसी का नंबरिंग कर दिया, N = 1, N = 2, N = 3 और N = 4। हमने कहा कि इसमें शुरुआत वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, फिर इसमें 8, इसमें 8, 18 ऐसे-ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। अब जब हमने सेल की बात की कि चलो इलेक्ट्रॉन अच्छा एक पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेडियस, उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने की वेलोसिटी, उसकी एनर्जी क्या है, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो क्या एनर्जी है, मतलब फोर्स, जिस फोर्स से ये इसमें है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एनर्जी क्या है, ये सारी चीजें, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करने की जिज्ञासा हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम को छोटा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाऊं कि जब ये हमको जानने की जिज्ञासा हुई तो हमने क्या किया, हमने इसका रेडियस, हमने बोला कि चलो अच्छा रेडियस होगा तो R1 R2 R3 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे कम वाला जो R1 होगा उससे बड़ा रेडियस, सॉरी, उससे बड़ा रेडियस R2 होगा, उससे बड़ा रेडियस R3 होगा, ऐसे ही कहानी चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो एनर्जी निकालेंगे, तो एनर्जी जो है E1, मतलब जो फर्स्ट सेल की एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी E2, उससे ज़्यादा एनर्जी E3। आपको तो इतना ही पता है कि जो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है वो जीरो होती है, सॉरी, इनफाइनाइट पे जो एनर्जी होती है जीरो होती है। तो अब इसकी एनर्जी और कम है, 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 तो जाहिर सी बात है तुम जीरो से एनर्जी कम करते जाएं तो इसकी एनर्जी निगेटिव में होगी, निगेटिव में होगी, निगेटिव में होगी, निगेटिव में होगी। ये हम लोग टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप जब फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आपने कैलकुलेट किया होगा अर्थ की काइनेटिक एनर्जी, सन के अराउंड अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप इन दोनों एनर्जी को जोड़ोगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी आती है वो निगेटिव आती है। तो जब कोई सिस्टम से कोई बॉडी बंधी हुई है, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा या उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो टोटल एनर्जी उस पूरे सिस्टम की जो है वो निगेटिव होती है। कैलकुलेट करने पे आता है मैथमेटिकली, तो यहाँ भी आएगा, उसी एनर्जी की बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट विल बी निगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट विल बी निगेटिव, टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट विल बी निगेटिव एंड टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट विल बी निगेटिव। और टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट्स की निगेटिव होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ठीक है, और ये जब इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और ये जब एटम को छोड़ के बाहर हो जाएगा तो ये अपने मैक्सिमम एनर्जी पे होगा और इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी की बात हो रही थी। तो एनर्जी बढ़, जैसे कि एनर्जी इसकी जो होगी उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, और बढ़ते बढ़ते अंतिम में जीरो हो जाएगी। इस पे ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। हमको वेलोसिटी निकालने की जिज्ञासा हुई, तो अच्छा, फिर हमको ये भी पता चला कि जैसे अब रिवॉल्व कर रहा है तो उसी हिसाब से वेलोसिटी जो सबसे पास वाले को होगा उसको सबसे ज़्यादा होगा V1, उससे कम V2, उससे कम V3, वेलोसिटी ऐसे ऐसे ऑर्बिट के थ्रू घटती जाएगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और ये कितना होगा, तो ये बताया गया कि एंगुलर मोमेंटम L जो है, जिसको हम लोग mvr लिखते हैं, ये nh/2 होता है। इसका अच्छा खासा डेरिवेशन होता है। आप फिजिक्स में L = mvr पढ़ते हो। यहाँ जब एटम में आप खेलोगे, एटम के जब आप यूनिट्स वगैरह यूज करोगे तो वहाँ पे एटम में आपका nh/2 आता है, कैलकुलेट करके, डिराइव करके, ठीक है। वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है और लास्ट टाइम में आपको जानना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जाना तो आपको और एक चीज़ क्या जाननी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में 2n² होता है, ठीक है, 2n² होता है।
अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 2n स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मान लो n इज इक्वल टू 4 ले लो, जैसे 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 32, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 32, 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ वाले में 32, थर्ड वाले में 18, फिर 8, 2, ऐसे ही ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इतना ही आपको समझना था। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिससे हम इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और अच्छे से जानने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या है कि ये आपका सबसेल और ऑर्बिटल्स की बात करता है, ठीक है। किसी भी सेल मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन अब हम जान ये रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल अच्छा क्या होता है, ऑर्बिटल कई लोगों को विजुअलाइज नहीं होता है। तो ऑर्बिटल देखो कुछ नहीं होता है, मान लो कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको ऑर्बिटल बोल देते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाया हर जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल के केस में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस के अराउंड, वो डम्बल शेप के मतलब डम्बल शेप बनता है, जहाँ पे पाने की इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑर्बिटल ये हो गया। अब ऑर्बिटल को हमने कैसे किया, ऑर्बिटल को हमने कॉपी पेन पे समझने के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर से समझा, जिसको हम लोगों ने एल से डिनोट किया, ठीक है। अब एल की वैल्यू कहाँ, एन के टर्म्स में देखें, अभी हम एन पढ़ के आए, तो एल को एन के टर्म्स में देखेंगे तो एल जो है, एल क्या, एल जो है आपका वो 0 से n-1 तक हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 के लिए क्या होगी n-1, यानी कि L की वैल्यू क्या होगी 0। इसके लिए क्या क्या हो सकती है L की वैल्यू, तो n-1, 0 और 1 हो सकती है। इसके लिए क्या क्या हो सकती है L की वैल्यू, 0 और 1 और 2। अब इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो L जो होता है आपका, अब चलो n इज इक्वल टू 4 लेके इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो n इज इक्वल टू 4 है अपने पास, n इज इक्वल टू 4 की सेल होगी। अब उस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल बन पाएंगे, ठीक है। देखो हुआ क्या, एक बार मैं और विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा वीडियो का पर्पज यही है कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो देखो हुआ क्या कि जैसे मान लो अपने पास न्यूक्लियस था, तो n इज इक्वल टू 1 में, अच्छा अभी उसको मैं कुछ देर बाद समझाता हूँ। तो देखो n इज इक्वल टू 4 में क्या होगा कि n इज इक्वल टू 4 में l क्या क्या हो सकता है, 0, 1, l क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि 0, 1, 2, 3 है, तो 0 को हम लोगों ने S से डिनोट किया, P से डिनोट किया, D से डिनोट किया, F से डिनोट किया। अब मान लो इसके आगे आगे यदि होता तो GH, SPDF, GH, I ऐसे डिनोट होता जाता। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा L इज इक्वल टू 4 तक पढ़ना है, ठीक, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा L इज इक्वल टू 3 तक पढ़ना है, SPDF F तक ही पढ़ना है, ठीक है। हम लोग DF ब्लॉक उतना ही मतलब F तक ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो आपका n इज इक्वल टू 4 पे, अब ये भी सेम चीज़ है, SPDF और L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये भी सेम है, क्यों, वो नंबर के फॉर्म में है, वो लेटर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि SPDF जो है वही L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 है। अब इसमें शेप क्या क्या होगा, अब यदि s ऑर्बिटल है तो उसका शेप आपको पता है स्फीयर है, ठीक है। जो p है उसका शेप आपको पता है डम्बल शेप है, d का डबल डम्बल है,
एफ का बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, आपको जानना भी नहीं है। तो ये हो गया आपका sp_d का स्ट्रक्चर जो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डी ऑर्बिटल में पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद एनर्जी की बात करें यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अब अच्छा n इज इक्वल टू 4 से क्या क्या हमको मिल गया, 4 पे यदि पॉसिबल L SP DF चारों है तो 4 पे 4s 4p 4d 4f चारों होगा। तो एनर्जी जो होगा 4s से ज़्यादा 4p का होगा, 4p से ज़्यादा 4d का होगा, 4d से ज़्यादा 4f का होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। SPDF में यदि n की वैल्यू सेम है तो n इज इक्वल टू 1 पे ही SPDF की एनर्जी S से ज़्यादा P की, P से ज़्यादा D की, D से ज़्यादा F की, ठीक है। अब यदि इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा एटम को विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस रहा होगा अपने पास, इस न्यूक्लियस के बाहर यदि n इज इक्वल टू 1 होता, ठीक, n इज इक्वल टू 1 होता मतलब अपने पास k सेल है, ठीक है, अपने पास k सेल है। अब k सेल के इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे पॉसिबल L की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक। यदि हम पहले मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अब हम कह रहे हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और मतलब डीप में जा रहा हूं मैं। देखो न्यूक्लियस के बाहर क्या हुआ कि पहले ये समझा हमने कि चलो, पहले हमने ये कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल भैया है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल वो सेल में रिवॉल्व कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है। बाद में हमने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है। जब आप अभी पढ़े होंगे वो जो हाइजन बोल रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ते हो एक्सपेरिमेंट, कौन सी, YDSC, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको यही बताता है कि जब पता है जब लाइट वेव को हम यंग डबल स्लिट से पास किए तो लाइट ने क्या है कि पार्टिकल नेचर अपना छोड़ के वेव नेचर वहां पे दिखाया हमको, ठीक है। वहां पे दो बैंड बनने चाहिए थे, दो स्लिट से पास होने पे लाइट के, लेकिन वहां पे वेव पैटर्न बनी। ऐसे जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बीम को पास कराया था ना YDSC से, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी उसने अपना वेव नेचर दिखाया, ठीक है। दो स्लिट थी, मतलब दो स्लिट थी, उसमें से पास करने पे दीवार पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मतलब कि दो स्लिट बनने चाहिए थे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन ने अपना वेव नेचर दिखाया, ठीक है। इसमें बहुत आगे तक रिसर्च है कि जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो वो प्रैक्टिकल नेचर दिखाएगा, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो वेव नेचर दिखाएगा। तो ये अब तक का मुझे सबसे वियर्ड एक्सपेरिमेंट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमको ये पता चला कि अच्छा ये वेव नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन इस सेल के अलावा एटम में कहीं भी पाया जा सकता है क्योंकि वेव है। तो हमको ये पता चला कि यस में, चलो यहाँ से मैं बताता हूँ, जब मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि L की वैल्यू क्या हो गई, 0 का मतलब यस ऑर्बिटल, यानी इस पूरे ऑर्बिटल में, इस पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अच्छा n इज इक्वल टू 2 पे जब हम लोग गए, n इज इक्वल टू 2 पे जब हम लोग गए तो n इज इक्वल टू 2 पे हम लोगों ने क्या देखा कि चलो n इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ये सेल है। तो इलेक्ट्रॉन को जब तक हमने पार्टिकल माना, हमने कहा ये इसमें ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 पे L की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 और 1, 0 और 1 मतलब S और P, S और P। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की n इज इक्वल टू 2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल मतलब कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में भी पाए जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वेव नेचर जब शो कर रहे हैं। और इस डम्बल टाइप के स्ट्रक्चर में भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इस डम्बल टाइप स्ट्रक्चर में यहाँ पाए जाने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसे ही एटम को हमने विजुअलाइज किया, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को मिला के, ठीक है। इस डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ, जबकि आपको जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें करानी चाहिए। चलो अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा देता हूँ, ठीक। तो ऐसा हुआ अजीमुथल क्वांटम नंबर की कहानी। अजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको और क्या चीज़ें जाननी चाहिए, तो ये हो गया आपका, एक हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे आपने एंगुलर मोमेंटम जाना,
जब आपने n तक ही पढ़ा, आप एकदम छोटे बच्चे हो, आप कुछ नहीं जानते, आपको n तक पढ़ाया गया, तो आपने n जब पढ़ा तो आपको ये पता चला कि n के थ्रू हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब आप ऑर्बिटल के साथ खेलने जा रहे हो, तो आपको ये जिज्ञासा हुई कि आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालने आना चाहिए। तो अब आपके पास L भी है, तो इससे जो फार्मूला डिराइव हुआ ये होता है √L+1 h/2π। ठीक है, पहले n h/2π था, अब ये हो गया √LL+1 h/2π। अच्छा, h/2π को आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको h बार से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग √LL+1 h बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, 20 मिनट्स हो चुके हैं लगभग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, इसको हमने m से डिनोट किया। इसने हमको क्या सिग्निफाई किया, ये हमको बताया नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसको देखो, अभी मैं ये चीज समझाता हूँ, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ, इसने क्या समझाने की कोशिश की। m को जब हम लाए अपने प्रैक्टिस में, मतलब m को जब हमने स्टडी किया, तो क्योंकि हमको ऑर्बिटल, अब हमने देखा कि एटम सेल से ज़्यादा ऑर्बिटल का भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सेल में नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होगा, ये डंबल एक्स एक्सिस में है, ये डंबल मतलब वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को समझने के लिए हमने यम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं समझाऊँ आपको, तो किसी भी ऑर्बिटल के मतलब वो कितने ओरिएंटेशन में पाया जा सकता है, ये चीज़ कैसे पता चली हमको, मतलब कैसे पता चल पाएगी। जैसे कि जो मान लो आपका कैसे बताऊं, L है, मान लो आपका, जो किसी भी पर्टिकुलर L के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, वो -L से +L तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब अभी तक तो अच्छे से नहीं समझ में आया, इसको एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाओ। ठीक है, तो और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने मान लो p ऑर्बिटल लिया। ठीक है, p ऑर्बिटल में क्या हो गया कि आपका L = क्या है, L = 1। चलो d ऑर्बिटल पे भी समझा दूंगा, d ऑर्बिटल पे भी समझा दूंगा कि m की जो वैल्यू होती है 0, 1, +1, +2, +1, -1, -2, इसका क्या मतलब होता है, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में, वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो L = 1 है p ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए L = 2 है, 0, 1, 2 sp_d। हाँ, ठीक है, देखो क्या है, पहले तो m देख लो। हाँ, यही तो हमने देखा, 0, देखो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, s की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू sp_d_f। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हो गए, सॉरी ये l की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, और ये sp_df है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये देखा कि p ऑर्बिटल में L = 1 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, 1 है तो 0, -1, +1। यदि L की वैल्यू 2 है तो 0, -1, -2, +1, +2। यदि L की वैल्यू 3 है तो 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। ठीक है, समझो L = यदि 1 है तो यहाँ पे क्या क्या है, 0, +1 और -1। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, ये जो हम लोग ऑर्बिटल का डब्बा बनाते हैं वही है। ठीक, ये वही है भाई, ये p ऑर्बिटल आपने बनाया था, आज तक कई बार बनाते आए हो, p ऑर्बिटल ऐसे, d ऑर्बिटल में 5 डब्बे। ठीक है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो डब्बे थे, इन डब्बे को हम लोग बोलते थे ना कि ये px है, ये py है, ये pz है। यही जो डब्बे थे px, py, pz, यही L की वैल्यूज हैं, 0, -1 और +1। ठीक है, अब ये वैल्यूज कौन किसकी है ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसका यही सिग्निफिकेंस है कि जो p ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के अराउंड, वो जो डंबल शेप का p ऑर्बिटल है, वो या तो x एक्सिस में हो सकता है, या तो y, सॉरी
जो इसके अराउंड डंबल शेप का p ऑर्बिटल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो या तो x में हो सकता है, या तो y में हो सकता है, या तो z में हो सकता है। इसको 3D में आप देखना, ठीक है, 3D में आप इसको समझने की कोशिश करना, x y z। तो ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन बता रहा है। हमको L से ये पता चला कि P जो है डंबल है, ठीक है। एल से एम से हमको ये पता चला अब कि ऑर्बिटल कहाँ, मतलब या तो एक्स में हो सकता है, सॉरी, या तो एक्स में हो सकता है, या तो वाई में हो सकता है, या तो जेड में हो सकता है। तीन ऑर्बिटल अपने पास, सॉरी, तीन ओरिएंटेशन है अपने पास इसको एग्जिस्ट करने के, ठीक है। डी में हम जो डब्बे बनाते थे 5, उसको हम क्या नाम देते थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। कितने डब्बे हो गए? 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो वैसे, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, इसको कह लो क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 5 डब्बे हम लोग ऐसे बनाए, कितनी बार बनाए हैं? अच्छा, यही m है, यही m की एक वैल्यू को एक डब्बा शो कर रहा है, ठीक है। एक डब्बा m की एक वैल्यू को शो कर रहा है। l इज इक्वल टू 2 पे m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो भैया हो सकती है, m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हो सकती है 0 + 1 + 2 -1 -2। यही वो डिब्बे हैं, ठीक है, यही वो डिब्बे हैं। इन्हीं को आप नंबर के फॉर्म में लिखो तो ऐसे, और लेटर के फॉर्म में लिखो तो ऐसे। यही नंबर के फॉर्म में लिखो तो ऐसे, लेटर के फॉर्म में लिखो तो ऐसे। तो ये हमने फील किया कि हम आज तक जिंदगी में जो डब्बे बनाते आ रहे थे वो एक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन था, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये p ऑर्बिटल था। p ऑर्बिटल में 3 डब्बे, ठीक है। d ऑर्बिटल में 5 डब्बे। लेकिन ये एक एक डब्बा जो है वो ओरिएंटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। डी में 5 ओरिएंटेशन में डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें से 2 नॉन एक्सियल है, 3 एक्सियल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो एक्सियल में dz स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्सियल में dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, ये एक्सिस पे होते हैं, और ये नॉन एक्सियल होते हैं डब्बे। नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन है जिसमें डब्बे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये नॉन एक्सियल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और नॉन एक्सियल कौन कौन से होते हैं, ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैं एक मजे की बात बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मजेदार बात यह है कि किसी भी एटम को, मतलब कि अभी तक हमने एटम की कहानी समझी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ है ये समझी। अच्छी बात है, मतलब अच्छा मेरे को यहाँ पे क्या लगता है कि जैसे अब यदि हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना चाहें तो अभी हमारा इन क्वांटम नंबर से काम नहीं चलेगा। अभी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब सेल में हो सकता है, ऑर्बिटल में हो सकता है, ऑर्बिटल के इस ओरिएंटेशन में हो सकता है, इस ओरिएंटेशन में हो सकता है, इस ओरिएंटेशन में हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जानकारी ये नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन में भी स्पिन होता है, अप स्पिन डाउन स्पिन, मतलब कि या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अप स्पिन या डाउन स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसी बेसिस पे अप स्पिन या डाउन स्पिन बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चौथा क्वांटम नंबर यदि शुरू करें, नहीं, उसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एल की वैल्यू, आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो वहाँ पे दिखेगा कि एल की जो वैल्यू है वो हमने क्या बताया, -1 से -l से +l तक होती है, ठीक है, एल की वैल्यू, ठीक। क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो टोटल m कितने हो सकते हैं? तो ये 2l + 1 हो सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, या फिर आप जुगाड़ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। जैसे कि l = 2 है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि l = 2 है तो क्या कितने हो सकते हैं? तो 2 पे 0 + 1 + 2 -1 -2, तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। l = 3 है तो 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे हो सकते हैं। इसी को फार्मूला से कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बना दिया कि इसको m के कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो पॉसिबल m कितने हो सकते हैं? तो 2l + 1 में रख दो, 2 × 3 + 1 2 2 3 6 1 7, ठीक, वही चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम इलेक्ट्रॉन का बता देता है आपको, मैंने बताया कि वो
उसका स्पिन बता देता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो चीज़ बता देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग नोड्स की चर्चा करें, जिसकी चर्चा की जानी चाहिए कहाँ पे, नोड्स की चर्चा की जानी चाहिए आपके यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ ही, क्योंकि अब मैं यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में चर्चा पूरी तरीके से कर चुका हूँ कि ऑर्बिटल का शेप क्या होगा या ऑर्बिटल किस एक्सिस में ओरिएंटेड होगा। अब यहाँ पे ऑर्बिटल में नोड्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल में कुछ ऐसे जगह होते हैं, मतलब कुछ ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, कुछ ऐसे जगह हैं। अब जैसे पी ऑर्बिटल है डम्बल से, अब उसमें कोई एक पॉइंट है या कोई एक लाइन है या कोई एक प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो नोड की यदि यहाँ पे चर्चा करें तो नोड क्या है, ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, तो अच्छा नोड के अब टाइप कौन कौन से होते हैं, तो भैया नोड के टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ठीक है, अब रेडियल को ही हम स्फेरिकल नोड बोलते हैं और इसी को एंगुलर को ही हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर करनी एकदम से जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग नाम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। नोडल प्लेन पूछा तो समझ में नहीं आ रहा कि रेडियल कैलकुलेट करके बताएं कि एंगुलर कैलकुलेट करके बताएं कि टोटल बताएं। ठीक है, स्फेरिकल पूछ लिया तो नाम में ये खेलेगा आपसे, तो आप बता देना कि रेडियल को ही स्फेरिकल बोलते हैं, एंगुलर को ही नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, रेडियल नोड फाइंड करने की जो फार्मूला है वो n-l-1 है। नोडल प्लेन फाइंड करने का, एंगुलर नोड फाइंड करने का फार्मूला जो है एल के बराबर है। ठीक है, टोटल नोड आपका टोटल रेडियल प्लस एंगुलर, टोटल नोड कौन सा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, टोटल नोड क्या होता है, तो ये n-1 होता है। अब आप भाई चाहे तीनों फार्मूला रट सकते हो तो रटो। मेरे समय में क्या था, मैंने याद किया था एंगुलर नोड l होता है, टोटल नोड n-1 होता है। अब हमसे जब कोई रेडियल नोड पूछता था तो हम टोटल में से रेडियल को घटा देते थे, क्या करते थे, n-1 में से एल को घटा देते थे, तो ये हमारा रेडियल नोड का फार्मूला आ जाता था। हम दो ही फार्मूला याद किए थे, टोटल नोड n-1, एंगुलर नोड l। ठीक है, सिंपल। अब इस नोड को मैं आपको फील कराऊं, अब इस नोड को मैं आपको फील कराऊं तो जैसे कि एक सेकेंड थोड़ा सा सेट करते हैं। तो जैसे क्या है कि L इज इक्वल टू 0। ठीक, L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 मतलब S, L इज इक्वल टू 0 पे S, 1 पे P, 2 पे D। यस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं। अब तक आपको समझ में आ गया है, S ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब S ऑर्बिटल है तो इसके पॉसिबल m कितने हैं, तो L इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू पॉसिबल m 0 है, मतलब एक डब्बा बनेगा S का। ठीक है, जिसका नंबर 0 होगा, ना +1 होगा ना -1 होगा। ठीक है, ठीक, तो इतनी चीजें हमको समझ में आती है कि L इज इक्वल टू 0 पे S ऑर्बिटल की बात हो रही है जिसका m इज इक्वल टू 0 हो गया। हमको यहाँ तक चीजें कैलकुलेट करने आ गई। अब इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, मतलब मैं दो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 1s होगा, 2s होगा, 3s 4s भी होंगे। 1s यदि है, 1s है तो नोड आपके कितने हो गए, नोड हो गए आपके n-1। अच्छा, यहाँ पे 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, 1s का क्या मतलब हुआ, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। 3p का क्या मतलब हुआ, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। p मतलब l इज इक्वल टू 1, d मतलब l इज इक्वल टू 2, s मतलब l इज इक्वल टू 0, 0 1 2 3 spd f, 0 1 2 3 4 spd f। तो ये होता है। तो यहाँ पे यदि 1s मैंने लिया मतलब n इज इक्वल टू 1, हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। हम l इज इक्वल टू 0 ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, हमने l इज इक्वल टू 0 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नोड कितने हो जाएंगे, टोटल नोड यहाँ पे n-1 के बराबर हो जाएंगे, तो टोटल नोड 1-1 यानी कि 0। ठीक है, यदि 2s का ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे नोड कितने हो जाएंगे, 2-1 इज इक्वल टू 1। तो इसका शेप कैसा होगा भाई, 1s का जो शेप होगा वो बीच में न्यूक्लियस और यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और
2s का कैसा शेप होगा, तो 2s का कैसा शेप होगा, तो ये हो गया आपका 2s, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है, लेकिन यहाँ पे टोटल एक हमको नोड मिल रहा है, तो ये नोड यहाँ पे स्फेरिकल होगा। ये मैं बताऊँ कैसा होगा, तो प्रिसीजन इरेजर, ये सॉरी एक सेकंड और कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है, तो नोड यहाँ पे कैसा होगा, एक नोड पाया जाएगा, वो नोड कुछ ऐसा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, समझ में आया ना कैसा डायग्राम बना। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अब समझ में आया, ऑर्बिटल में फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो मैं L = 1 लेके समझा देता हूँ थोड़ा सा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, सब सीख जाओगे अच्छे से। ठीक है, L = 1 लिखे यदि हम समझें, तो ये L = 1 क्या हमको बताता है कि भैया हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अब यदि p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो L = 1 है, तो यदि L = 1 है, p ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 + 1 और -1। ठीक है, 0 + 1 और -1। ठीक है, यानी px py pz, यही होता है डिनोट करने वाला। ठीक है, तो p ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो m की वैल्यू भी हमने पता कर ली। अब हम और डिटेलिंग में जाते हैं। अब हम p है, तो चलो हम 1p तो होता नहीं है, 2p होता है। ठीक है, 2p होता है, 1:2:2, हाँ 2p होता है, 3p होता है, 2p 4p ऐसे होगा। उसके आगे का होता है, p की वैल्यू कितनी है, p मतलब L = 1, तो 1p नहीं होगा। ठीक है, d ऑर्बिटल के लिए L = 2, तो 2d नहीं होगा, 3d से स्टार्ट होगा। f ऑर्बिटल के लिए L = 3, ठीक है, SPDF 0 1 2 3। f ऑर्बिटल के लिए L = 3, तो 3f नहीं होगा कभी। ठीक है, 4f से शुरू होगी कहानी f की। ठीक है, तो p ऑर्बिटल है। ठीक है, p ऑर्बिटल है। चलो मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल में मतलब अब क्या क्या हो सकता है इसमें, तो 1p तो नहीं होगा, 2p होगा, 3p होगा, 4p होगा। ठीक है, ठीक ना, तो चलो मैं 3p और 4p को विजुअलाइज करा देता हूँ। ये थोड़े बड़े हैं तो अच्छे से विजुअलाइज होगा, 2p में भी कहानी होगी, आप समझ जाओगे। चलो मान लो मैं 3p का, चलो मैं 3p ही ले लेता हूँ। 3p का मतलब क्या हुआ, n = 3, L = 1। हम L = 1 पढ़ ही रहे हैं, हम L = 1 पढ़ ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बीच में एक न्यूक्लियस होगा, इसको विजुअलाइज करो। सॉरी, पहले टोटल नोड निकाल लेते हैं। टोटल नोड कितने होंगे, n-1, यानी कि 3-1, यानी कि टोटल नोड हो गए अपने पास 2। तो p ऑर्बिटल मान लो कुछ ऐसा होगा, डम्बेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर जगह होगी। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 2 नोड मिलेंगे हमको, टोटल हमको 2 नोड मिलेंगे। ये नोड कैसे होंगे, 2 नोड कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ये 2 नोड कुछ ऐसे होंगे। ठीक, आपको समझ में आया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया। ठीक, अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलो वीडियो लंबी हो ही गई है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 4p मतलब n = 4, L = 1, p की बात हो रही है। टोटल नोड हो गए n-1, यानी कि 4-1, यानी कि टोटल 3 नोड। अब 4p में जो d ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा भाई, तो वो, चलो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में कहाँ है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन टोटल इसमें टोटल 3 नोड मिलेंगे अपने को। तो आप अब समझ रहे हो, आप खुद समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ 3 इसमें नोड बना देंगे, 1 2 3। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये सारी कैलकुलेशन क्वांटम लेवल पे चल रही हैं। ठीक है, L = 2। ठीक है, इसके बाद में आपको यदि L = 0 का बता दिया, L =
1 का बता दिया। L इज इक्वल टू 2 की यही यदि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ तो L इज इक्वल टू 2 की मतलब हो गया, L इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं मतलब हम d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें m की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 + 1 + 2 -1 -2। ठीक है, इतना हो सकता है। अब इसमें यही है क्या, 5 डब्बे होते हैं जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताते हैं, dxy dyz dxz dz² dx² y², जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि जो नॉन एक्सियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, dxy dyz dxz dxz, और जो एक्सियल होते हैं वो dx² y² और dz²। अब जब L इज इक्वल टू 2 की कहानी आती है, जब हम और आगे स्टडी पे पढ़ते हैं, जब हम d ऑर्बिटल की पढ़ाई करते हैं तो हमको वहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है भाई आपके नोडल प्लेन का। ठीक है, नोडल प्लेन का था आपका भाई एंगुलर नोड। ठीक है, अभी तो हम टोटल नोड कैलकुलेट कर करके चीज़ें कर दे रहे थे। होता क्या है कि जैसे मान लो ये x है, ये y है, तो d ऑर्बिटल में जो जो dxy होगा वो x और y के बीच में होगा। 2 डंबल होते हैं d ऑर्बिटल के। तो अब हमको ये y में और x में क्या, नोडल प्लेन मिल गया। ठीक है, जो dyz होगा, मान लो मैं dyz, चलो समझाने के लिए dyz होगा, वो वाला जो d ऑर्बिटल होगा वो इनके बीच में होगा। 2 ऑर्बिटल होंगे ऐसे, और y और z में हमको क्या मिल जाएगा, नोडल प्लेन। और जो dxz होगा वो x हो गया, z हो गया। ठीक है, इनके बीच में हमको 2 ऑर्बिटल d के ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, नॉन एक्सियल। एक्सियल कौन सा होता है, वो एक्स वाई या जेड एक्सिस पे ही होगा। एक्सियल में एक हो गया आपका dx² y², जो कि एक्स और वाई पे इसके दोनों डंबल होंगे। एक हो गया dz² जो कि जेड एक्सिस पे ही एक डंबल होगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ऐसी होती है, डबल डंबल नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अब इसके आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो और भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे यदि आप इतनी बात समझ गए तो आपको यहाँ से नोडल प्लेन थोड़ा सा समझ में आया कि नोडल प्लेन कैसा होता होगा। ठीक है, अब नोडल प्लेन के कैलकुलेशन के थ्रू यदि समझाऊं तो नोडल प्लेन अपना क्या होता था, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड के फार्मूला क्या होता था, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। अब यदि यहाँ पे डी ऑर्बिटल मैंने लिया है, एल इज इक्वल टू 2 ही लिया है, तो अपने पास नोडल प्लेन कितने हो गए, 2 होंगे, सारे में होंगे। ठीक है, इसमें भी नोडल प्लेन 2 होगा, इसमें भी नोडल प्लेन 2, इसमें भी नोडल प्लेन 2, इसमें भी नोडल प्लेन 2, इसमें भी नोडल प्लेन 2। इसमें देखो ये और ये, एक सेकेंड, ये 2 नोडल प्लेन हो गए, इसमें ये दोनों नोडल प्लेन हो गए, इसमें ये दोनों नोडल प्लेन हो गए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि डंबल में ही पाया जाएगा ना, ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें ये दोनों नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी एक नोडल प्लेन, मतलब सॉरी 2 नोडल प्लेन इसमें 0 होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन कह लो या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम लोग अभी नहीं समझ सकते हैं। तो dz² में dz² ऐसा बंदा है जिसमें नोडल प्लेन 0 होता है। आपको लगेगा कि फार्मूला से लगेगा कि नोडल प्लेन 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नोडल प्लेन 0 होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कहानी पूरी खत्म हुई, उसके साथ नोड्स वगैरह सारे खत्म हुए, एंगुलर रेडियल के फार्मूले आपको मैंने बता दिए और उसके क्या क्या अलग अलग नाम हो सकते हैं वो बता दिए। अब इसके बाद आपका लास्ट में वही छोटा सा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, राइटिंग बिगड़ रही है धीरे धीरे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, वही स्पिन अप या स्पिन डाउन। स्पिन अप को हम ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे, स्पिन डाउन को ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, अब हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा, ऑर्बिट पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला। ऑर्बिटल पढ़ा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला। स्पिन पढ़ेंगे तो हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यदि आपसे पूछ ले, जो कि नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है √s+1 h/2π, या फिर इसको आप वही h/2π को h बार से डिनोट कर सकते हो, √s+1 h बार। ठीक है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। यहाँ पे क्वांटम नंबर को मैं पूरी अच्छी तरीके से समझा के
और अच्छे से विजुअलाइज कराने की कोशिश की, सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। ऑर्बिटल कैसा होता होगा, सेल के अंदर ऑर्बिटल का क्यों कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन का क्यों कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्यों कॉन्सेप्ट आया, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप लोग 2x पे अब तक तो देख ही लिए होगे ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट हो गई। सॉरी, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मेरा स्क्रोडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल बचा है, लेकिन उसको मैं थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के स्क्रोडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल वहाँ पे पूरा आपको समझा दूंगा, जिसमें साई क्या होता है, रेडियल नोड, यदि आपको पता है कि इतने रेडियल नोड हैं तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और क्वांटम नंबर से एक लास्ट में जो इसके बाद मेरे को क्वेश्चन कराना चाहिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसके टोटल 6-7 पार्ट हैं, वो क्वेश्चन मैं अभी करा दे रहा हूँ। 5-7 मिनट लगेगा, जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर थोड़ा 10 मिनट लग सकता है। तो वो क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ पहले, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ से वीडियो फिर से शुरू करते हैं। तो हम मतलब क्वेश्चन मेरा यही है कि जो बार बार पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिर्फ n दे देगा, n l दोनों दे सकता है, n m l ना दे n m दे दे, ठीक है, n m s दे दे, l ना दे, n प्लस l दे दे, n प्लस l और s दे दे, मतलब कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। तो इतने वेरिएशन को यदि मैं आपको सिखा दूं तो आप इसके बाद कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल टू 4 है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 पे क्या क्या पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू मतलब एस पी डी है, 4s 4p 4d 4f चारों होगी। ठीक है, तो क्या क्या n इज इक्वल टू 4 पे क्या होगी, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, अब अपने को पता है s में एक डिब्बा बनेगा, p में 3 डिब्बा, d में 5 डिब्बे और f में 7 डिब्बे बनेंगे। तो s में एक डिब्बा, p में 3 डिब्बा, मतलब ओरिएंटेशन तीन में हो सकता है, डी के ओरिएंटेशन 5 में हो सकते हैं, एफ के ओरिएंटेशन 7 में हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो और हर डब्बे में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हर डब्बे में कम से कम 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, टोटल पूछा है तो 2-2 रखना पड़ेगा, एक रख नहीं सकते। तो अब चलो गिनो, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल इस क्वेश्चन में 32, कलर चेंज कर देता हूँ, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पे पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें और वैल्यूज दे दे, आपको और स्पेसिफाई कर दे तो और कम इलेक्ट्रॉन बताओगे आप। जैसे आपका हो गया सॉरी n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 012 SPD, 012 SPD, यानी l इज इक्वल टू 2 का मतलब 4d के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब 4d में टोटल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक, 4d में टोटल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है और हर ओरिएंटेशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो इसमें कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर लोगे आज के बाद। इसके बाद यदि n इज इक्वल टू 5 m इज इक्वल टू 0 की बात करें तो n इज इक्वल टू 5 में आपका क्या क्या पॉसिबल है, 5s 5p 5d और 5f और 5g। ठीक है, 5g तक पॉसिबल होगा इसमें। तो 5s का एक डब्बा, 5p का 3 डब्बा, d का 5 डब्बा, ठीक है, f का 7 डब्बा और g में 9 डब्बे होते हैं। वो आपको इसलिए नहीं जानना है जी वाला, क्योंकि जानना नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आपको m स्पेसिफाई हो गया। तो m स्पेसिफाई होने का मतलब सब में से m इज इक्वल टू 0 के तो एक एक ही डिब्बे होंगे। तो इसमें m इज इक्वल टू 0 का एक डब्बा होगा, 5s में, 5p में एक डब्बा होगा, 5d में एक डब्बा होगा, 5f में एक डब्बा होगा और 5g में एक डब्बा होगा। तो पाँचों में 5 डब्बे होंगे m इज इक्वल टू 0 वाले, क्योंकि m इज इक्वल टू 0 का ओरिएंटेशन यदि मान लो हम x एक्सिस में माने कि x एक्सिस में m इज इक्वल टू 0 का ओरिएंटेशन है, तो आपका हो जाएगा कि मतलब सारे में से एक ही x एक्सिस में ओरिएंट होने की एक ही पॉसिबिलिटी है। तो सब में से m इज इक्वल टू 0 का एक एक डब्बा होगा, तो हर डिब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद बात करें n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू +½ तो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, अब 4s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बा, ठीक है, d में 5 डब्बा और f में 7 डब्बा। ठीक है, 7 डब्बा। तो देखो m इज इक्वल टू +1 अब हमको देखना है, तो m इज इक्वल टू +1 4s में नहीं होगा, m इज इक्वल टू 0 होगा, सिर्फ इसमें एक ही डब्बा है। 4p में एक डब्बा होगा m इज इक्वल टू +1 का, 4d में एक m इज इक्वल टू +1 का होगा, 4f में एक m इज इक्वल टू +1 का डब्बा होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन s इज इक्वल टू +½ मेंशन कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, तो टोटल इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, n प्लस एल इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे यदि आपको ये दे दे कि n प्लस एल इज इक्वल टू 6, तो क्या हो गया आपका कि दोनों का सम 6 है, तो ये 6 + 0 हो सकता है, n 6 हो, l 0 हो, 5 + 1 हो सकता है, 4 + 2 हो सकता है, 3 + 3 हो सकता है, या इसके भी आगे चलें आपको तोड़ें तो 2 + 4 हो सकता है। ठीक है, देखना पॉसिबल ही नहीं होगा इसके नीचे। देखो 6 0 का क्या मतलब हो गया, n इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 0 यानी 6s। 5 1 का क्या मतलब हो गया, 5p। ये क्या हो गया आपका 4d। ये क्या हो गया 3f। 3f कभी नहीं बनेगा, क्योंकि f जहां से शुरू होगा, f यदि आपका 3 पे होता है तो f जो है उसके आगे से 4f से शुरू होगा। ठीक है, f का l यदि 3 होता है, f का l 3 होता है, f ऑर्बिटल का l 3 होता है, तो वो 4f से शुरू होगा, 3f कभी नहीं बनता। ये 2 + 4 क्या हो गया भाई, 2g कभी नहीं बनेगा इतना आगे का। तो टोटल 1 2 3 पॉसिबल हैं, क्या क्या 6s, 5p और 4d। ठीक, अब 6s, s में 1 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 डब्बे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 2 18, तो इसका आंसर कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। n प्लस एल इज इक्वल टू 5 यदि दिया है, तो n प्लस एल इज इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 + 0 हो सकता है, 4 + 1 हो सकता है, 3 + 2 हो सकता है, 2 + 3 हो सकता है। देखना यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका 5s। ठीक है, ये क्या हो गया 4p, ये क्या हो गया आपका 3d, ये क्या हो गया आपका 2 2 0 1 2 3 spdf। 2f कभी नहीं बनेगा, 2f कभी सुना है, कभी नहीं सुना है। तो 5s 4p 3d, 5s 4p और 3d। ठीक, s में 1 डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में p में 3 डिब्बा 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 डिब्बा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 तो 18, इसमें भी कितना हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नहीं एक गलती ये हो रही है कि s की वैल्यू भी मेंशन कर दिया है, s -½ अब अप स्पिन और डाउन स्पिन के दोनों इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो 2 2 गिन रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ अप स्पिन वालों को गिनो। तो s में 1 डब्बा 1 इलेक्ट्रॉन, p में, अरे यार इसका ऐसे हो गया ना, s में 1 डिब्बा, 4p में 3 डिब्बा और 3d में 5 डिब्बा, लेकिन सिर्फ अप s इज इक्वल टू +½ वालों को रखेंगे, -½ को मत रखो, डाउन स्पिन वालों को मत रखो। टोटल कितना 5 3 8 1 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू +½ अब आप यहाँ पे ये देखो ना, चलो 3 है, L1 क्या 3p है, m इज इक्वल टू +1। अब p में 3 डब्बा होता था 0 +1 और -1 का, लेकिन इस डब्बे की बात कर दिया, या मतलब एक डब्बा ही स्पेसिफाई कर दिया, तो ये इस डब्बे में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन स्पिन भी स्पेसिफाई कर दिया, तो +1 वाला होगा, -1 वाले को हटा दो तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। आई होप आज के बाद आपसे इसमें कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे वीडियो को खत्म करता हूँ। श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल की वीडियो एक छोटी सी आएगी, ये वीडियो ठीक है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, थैंक यू।